व्हाट्सअप एवरीवन। सो फोक्स, हमारी आज की मूवी है 1994 की द शॉशैंक रिडेम्पशन। आपने प्रिजन मूवीज़ तो बहुत देखी होगी, पर यह उन सब से अलग है और ये मूवी आपके दिल और दिमाग दोनों को छू लेगी। तो कुछ भी स्पॉइल किए बिना चलिए शुरू करते हैं। सो मित्रों, शॉशैंक एक जेल है जहाँ बहुत सारे प्रिजनर्स अपनी सज़ा काट रहे हैं और इन्हीं प्रिजनर्स में से एक है रेड। रेड ने अपनी वाइफ के इंश्योरेंस मनी के लिए उसकी कार की ब्रेक्स फेल कर दी और रेड की वाइफ भी बड़ी हैवी ड्राइवर निकली। वो अपने साथ साथ एक लेडी और उसके बच्चे को भी ले गई और इन्हीं तीनों के खून के इल्ज़ाम में रेड को सज़ा मिली कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी प्रिजन में ही काटेगा। रेड हमें उसके एक इनमेट एंडी की कहानी सुनाता है, जिसके शॉशैंक में आने से वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान की लाइफ इफेक्ट हुई थी। एंडी एक बहुत बड़ी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था और अपनी वाइफ और उसके लवर ग्लेन, जो कि एक बहुत ही बड़ा गोल्फ प्लेयर था, उन दोनों के मर्डर के इल्ज़ाम में उसे भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली थी। हालांकि एंडी ने अपना गुनाह कभी कबूल नहीं किया था। एंडी जब 1947 में शॉशैंक में आया तो रेड शॉशैंक में ऑलरेडी 20 साल बीता चुका था। रेड ने जब पहली बार एंडी को देखा तो उसे लगा कि ये उन फट्टुओं में से है जो ज़रा सा चिल्लाने पर भी अपनी पैंट गीली कर देता होगा। पर थोड़ा टाइम जाने पर रेड को पता चला कि एंडी के बारे में उसकी राय बिल्कुल गलत थी। शॉशैंक में आते ही एंडी एक बात बड़ी अच्छी तरह से समझ चुका था कि शॉशैंक के जेलर नॉर्टन और प्रिजन गार्ड से पंगा लेना सेहत के लिए बड़ा ही हानिकारक था। शुरुआती दिनों में एंडी को शॉशैंक में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खास करके इसलिए क्योंकि दूसरे प्रिजनर्स उसे एक घमंडी बैंकर समझते थे। प्रिजन के अंदर एक सिस्टर्स नाम का गैंग था जो आए दिन एंडी पर अटैक करके उसका रेप करते थे। शुरुआत में एंडी ने पूरे सिस्टर्स गैंग से फाइट करने की बहुत कोशिश की, पर थोड़ा टाइम जाने पर एंडी को रियलाइज़ हुआ कि वो हमेशा इनसे नहीं लड़ पाएगा। इतनी हार्डशिप्स होने के बावजूद एंडी ने ना ही कभी प्रिजन लाइफ के बारे में कंप्लेन की और ना ही कभी उसने अपना कॉन्फिडेंस गंवाया। कुछ महीने बिताने के बाद एंडी ने पहली बार रेड से बात की और कहा कि ये प्रिजन बड़ी बोरिंग जगह है और वो अपनी बचपन की हॉबी रॉक कार्विंग फिर से शुरू करना चाहता है, जिसके लिए उसे एक रॉक हैमर और पॉलिशिंग क्लोथ चाहिए। और कुछ टाइम बाद रीटा हेवर्थ, जो कि उस ज़माने की ऐश्वर्या राय थी, उसका भी पोस्टर मंगवाता है, जो किसी तरह से रेड प्रिजन में स्मगल करवा लेता है और इस तरह रेड और एंडी की दोस्ती हो जाती है। कुछ सालों बाद जब रेड और एंडी प्रिजन का रूफ टारिंग कर रहे होते हैं तो एंडी बायरन नाम के एक प्रिजन गार्ड की बातें सुनता है, जो गुस्से में बोल रहा होता है कि कैसे उसे अपने बड़े भाई के मरने पर ढेर सारे पैसे विरासत में मिले हैं और कैसे उसे इन सभी पैसों पर बहुत बड़ा टैक्स पे करना पड़ेगा। एंडी बायरन को बताता है कि अगर वो अपनी बीवी पर भरोसा करता है तो इन सभी पैसों पर उसे एक पैसा भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। शुरू में बायरन को लगता है कि एंडी उसके साथ ज़रूर किसी तरह का मजाक कर रहा है, पर फिर एंडी उसे बताता है कि रूल्स के मुताबिक हस्बैंड अपनी वाइफ को वन टाइम पैसे गिफ्ट कर सकता है, जिस पर गवर्नमेंट एक भी पैसा टैक्स नहीं ले सकती। और तो और एंडी बायरन से कहता है कि वो उसे पूरा पेपर वर्क भी करके दे सकता है, बस वो चाहता है कि उसके दोस्तों को कुछ बियर्स पीने के लिए मिल जाए। बस इसके बाद क्या था, वही प्रिजन गार्ड्स जो प्रिजनर्स को अपना गुलाम समझते थे, एंडी से बड़ी ही तमीज़ से पेश आने लगते हैं। और तो और एंडी सारे प्रिजनर्स की नज़रों में एक हीरो बन गया। कुछ टाइम बाद अचानक एंडी को लॉन्ड्री के काम से निकालकर लाइब्रेरी का काम सौंप दिया गया। प्रिजन गार्ड्स ने सिस्टर गैंग के बॉस बॉक्स की वो हालत की कि अब सिस्टर्स एंडी की तरफ देखते भी नहीं थे। और तो और अब एंडी को एक पर्सनल प्रिजन सेल दे दिया गया था, जहाँ पर अब वो अपनी प्राइवेसी एंजॉय कर सकता था। पर एंडी बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि इन सारी मेहरबानियों के पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी, और वो बिल्कुल सही था, क्योंकि थोड़े टाइम बाद कई प्रिजन गार्ड्स एंडी की फाइनेंशियल एडवाइस लेने आने लगे और थोड़ा टाइम जाने पर एंडी सभी प्रिजन गार्ड्स के टैक्स रिटर्न भी फाइल करने लगा था। और दूसरा साल आने पर प्रिजन गार्ड्स के साथ साथ अब एंडी जेलर नॉर्टन का टैक्स रिटर्न भी फाइल करने लगा। और कभी कभी तो एंडी इतना बिजी हो जाता था कि नॉर्टन उसे हेल्प के लिए एक असिस्टेंट भी प्रोवाइड करने लगा। यहीं पर मूवी में ब्रुक्स नाम के एक प्रिजनर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शॉशैंक में ब्रुक्स को 50 साल की सज़ा हुई थी और वो लाइब्रेरी हैंडल करता था, पर अब ब्रुक्स के 50 सालों की सज़ा ख़त्म हो चुकी थी और उसे रिहा कर दिया जाता है। पर वो ज़रा भी खुश नहीं था और इनफैक्ट वो एक्चुअली घबराया हुआ था और दुखी भी था, क्योंकि शॉशैंक में सभी लोग ब्रुक्स को जानते थे और पहचानते थे और सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। और शॉशैंक में 50 साल बिताने की वजह से शॉशैंक ही ब्रुक्स की दुनिया थी। ये बाहर की दुनिया ब्रुक्स के लिए बिल्कुल नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान 1972 में प्रिजन में जाता है
और 2022 में बाहर आ जाता है जब आईफोन 14 लॉन्च हो रहा है। राइट, दुनिया पूरी बदल चुकी है। अपने आप को इस नई दुनिया में ढालने की ब्रुक्स की हर एक कोशिश नाकामयाब हो जाती है। कई बार नींद से जागने पर उसे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि अब वो शॉशैंक में नहीं है। शॉशैंक में वापस जाने के लिए कई बार ब्रुक्स सोचता है कि वो एक रॉबरी अटैम्प्ट करे, पर फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका है। पर वो इस तरह डर डर के जीना भी नहीं चाहता और आखिर में वो सुसाइड कर लेता है। पर जाते जाते वो शॉशैंक में अपने दोस्तों के लिए एक लेटर लिखता है और ब्रुक्स का लेटर पढ़ के वो सभी लोग शॉक और दुखी हो जाते हैं। और रेड उन्हें बताता है कि ब्रुक्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया था, यानी कि जब एक प्रिजनर जेल में आता है तो अपने शुरुआती दिनों में जेल से नफरत करता है। थोड़ा टाइम जाने पर वो जेल से यूज्ड टू हो जाता है, और जब कोई इंसान जेल में इतना लंबा टाइम स्पेंड करता है तो उसकी लाइफ जेल पर डिपेंड हो जाती है और फिर जेल ही उसकी लाइफ बन जाता है। कुछ साल जाने पर एंडी अब नॉर्टन के लिए सिर्फ टैक्सी फाइल नहीं करता था, बल्कि नॉर्टन ने जो भर भर के ब्लैक मनी छुपाया था उसे एंडी अपने खुराफाती आइडियाज से वाइट मनी में कन्वर्ट कर देता था। पर एंडी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इसी वजह से वो एक्चुअली एक गहरे दलदल में फंसता जा रहा था। रेड एंडी से पूछता है कि आखिरकार वो नॉर्टन के इतने सारे इलीगल पैसे किसके अकाउंट में सेव कर रहा है, और एंडी उसे बताता है कि ये सारे पैसे रैंडल स्टीवंस नाम के एक शख्स के बैंक अकाउंट में जा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी इस रैंडल स्टीवंस का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस है और तो और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी कि आधार कार्ड भी है। और अगर इनकम टैक्स वालों को कोई भी डाउट हुआ तो इन सभी पैसों की ट्रेल उन्हें सीधा रैंडल स्टीवंस के बैंक अकाउंट पे ले जाएगी, जिसका कोई मालिक ही नहीं है। और रेड एंडी से काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। पर एंडी रेड से कहता है कि एक्चुअली बाहर वो एक ईमानदार इंसान था, पर जेल में आकर वो एक बेईमान बन गया। एंडी को शॉशैंक में 17 साल गुजर जाते हैं और इन 17 सालों में नॉर्टन ने एंडी की वजह से भर भर के पैसे बनाए हैं। और एंडी के काम से खुश होकर नॉर्टन एंडी को एक बढ़िया प्रिजन लाइब्रेरी बनाने में हेल्प करता है। और फिर एक दिन नए प्रिजनर्स का लॉट आता है, जिनमें से एक होता है टॉमी। टॉमी बड़ा ही जॉली किस्म का इंसान था, जिसे नापसंद करना बड़ा ही मुश्किल था। बातों बातों में जब एक दिन टॉमी को ये पता चलता है कि एंडी अपनी वाइफ और उसके लवर और गोल्फ प्लेयर ग्लेन के मर्डर केस की सज़ा काट रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उसकी आंखें बताती है कि वो इसके बारे में ज़रूर कुछ जानता है। और वो एंडी और रेड को बताता है कि 4 साल पहले जब वो थॉमस्टन जेल में था तब वहाँ उसका एल्मो बेच नाम का एक सेलमेट था, जिसकी बातें सुनकर ही पता चल जाता था कि वो एक नंबर का साइको है और वो पूरा दिन एक पागल की तरह बोलता रहता था। और एक बार बातों बातों में एल्मो ने उसे बताया था कि फेमस गोल्फ प्लेयर ग्लेन और उसकी लवर का मर्डर उसने किया था। पर पुलिस ने इन दोनों के मर्डर का इल्ज़ाम एक बड़े ही बैंकर पर लगा दिया था, जो कि ग्लेन की लवर का हस्बैंड था। और एल्मो ये बात ऐसे बता रहा था जैसे कि वो कोई बहुत ही बड़ा जोक सुना रहा हो। ये सुनने के बाद एंडी सीधा नॉर्टन से मिलने जाता है और अपने लिए रीट्रायल की रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि टॉमी उसके लिए टेस्टिमनी देने के लिए तैयार है। पर नॉर्टन उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा वो एंडी पर गुस्सा हो जाता है और एंडी को एक पूरा महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देता है, और वो भी ग्रेन एंड ड्रेन डाइट पर। मतलब कि एंडी को एक पूरा महीना सिर्फ ब्रेड और पानी पर ही बिताना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग को लेके नॉर्टन अब एंडी पर पूरा डिपेंडेंट हो चुका था, और तो और अब तक एंडी नॉर्टन के कई सीक्रेट्स जान चुका था। इसीलिए नॉर्टन एंडी की रिहाई का हर एक दरवाज़ा बंद कर देना चाहता था, और नॉर्टन बड़ी ही चालाकी से टॉमी का मर्डर करवा देता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आने के बाद जब एंडी टॉमी की डेथ की खबर सुनता है तो टॉमी की डेथ के लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहराता है और डिप्रेशन में चला जाता है। रेड एंडी को डिप्रेशन से बाहर लाने की बहुत कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। अपने आप से नाराज़ एंडी एक दिन रेड को बताता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पर उसने अपनी बीवी से कभी खुलकर प्यार जताया ही नहीं, और शायद इसी वजह से उसकी बीवी अफेयर करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि एंडी एक बंद किताब की तरह ज़िंदगी जी रहा था। और कहीं ना कहीं एंडी अपनी बीवी की डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। और अचानक एंडी रेड से कहता है कि अगर वो कभी शॉशैंक से बाहर निकले तो रेड को प्रॉमिस करके उसका एक काम करना होगा। और ये सुनकर रेड काफ़ी शॉक हो जाता है कि अचानक एंडी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। पर फिर भी रेड एंडी से कहता है कि वो क्या काम है, और एंडी रेड से कहता है कि उसे बक्सटन जाना होगा, और वहाँ पर ब्रिक वॉल से कवर्ड एक हेफील्ड है जिसके एंड पर एक बड़ा सा ओक ट्री है। ठीक उसी ओक ट्री के नीचे एंडी ने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। उसी ओक ट्री के नीचे एक ब्लैक वॉल्केनिक पत्थर होगा जिसके नीचे एंडी ने कुछ छुपाया हुआ है,
और वही चीज़ रेड को ढूंढनी होगी। रेड एंडी से पूछता है कि वो क्या चीज़ है, पर एंडी रेड से कहता है कि वो उसे खुद पता करना होगा, और इतना कहकर एंडी वहाँ से चला जाता है। और एंडी की बातें सुनकर रेड को एंडी की फ़िक्र होने लगती है, और वो अपने सभी साथियों से कहता है कि इस डिप्रेशन में कहीं एंडी कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उन सभी को एंडी पर नज़र रखनी होगी। पर रेड ये भी जानता था कि दिन में वो एंडी पर कितनी भी नज़र रख ले, मगर रात में एंडी अपने सेल में अकेला क्या कदम उठा लेगा किसी को पता नहीं था। और तभी उनमें से एक रेड को बताता है कि सुबह एंडी लोडिंग डेक पर आया था, जहाँ पर एंडी ने उसके पास से एक लंबी रस्सी मांगी थी, और उसने बिना सोचे एंडी को एक रस्सी दे दी थी। पर डिनर टेबल पर बैठे दूसरे सभी लोग ये कहते हैं कि उन्हें पता है कि एंडी सुसाइड करना तो दूर, सुसाइड करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। पर एंडी के दिमाग में क्या चल रहा है ये रेड अच्छी तरह जानता था। बेगुनाह होने के बावजूद एंडी ने प्रिजन में 20 साल बिताए थे, और अब जब एंडी अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, तब नॉर्टन अपने फ़ायदे के लिए एंडी को अभी भी शॉशैंक में कैद रखना चाहता है। रेड जानता है कि हर एक इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, और अब शायद एंडी का ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका था। हर रोज़ की तरह एंडी नॉर्टन के ऑफिस से काम ख़त्म करके वापस आता है, और अपने सेल में बंद रेड एंडी की ही वेट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगली सुबह शायद वो एंडी को ज़िंदा ना देख सके। और सेल में जाते ही एंडी वो रस्सी उठा लेता है। रेड को पूरी नाइट एंडी की फिक्र सताती रही, और वो पूरी नाइट सो नहीं पाया। अगली सुबह जब हेड काउंट्स होते हैं तो रेड नोटिस करता है कि एंडी अपनी सेल से बाहर नहीं निकला। जब गार्ड के बार बार कहने पर भी एंडी अपने सेल से बाहर नहीं निकलता, तब गुस्से में वो गार्ड एंडी के सेल की तरफ जाता है। पर सेल पे जाके वो गार्ड नोटिस करता है कि एंडी तो अपने सेल में है ही नहीं, और पूरा सेल खाली पड़ा मिलता है। और ताज्जुब की बात यह थी कि उसके पूरे सेल में फोर्सफुल एग्जिट का कोई भी निशान नहीं था। ऐसे लग रहा था कि एंडी कोई जादू तो ना करके गायब ही हो गया हो। और इस बात से नॉर्टन और सभी गार्ड्स के होश ही उड़ जाते हैं। आखिरकार एंडी भागा तो भागा कैसे? पर एंडी के भागने से बेचारे रेड की लग जाती है, क्योंकि सभी जानते थे कि एंडी और रेड पक्के दोस्त थे। पर बेचारा रेड नॉर्टन को बताता है कि उसकी पैरोल की रिक्वेस्ट 3 बार रिजेक्ट हो चुकी है, तो अगर उसे पता होता तो वो भी एंडी के साथ ही भाग जाता। और गुस्से में आकर नॉर्टन एंडी के पॉलिश किए हुए पत्थर सबको मारने लगता है, और एक पत्थर जाकर रीटा हेवर्थ के बड़े से पोस्टर पर लगता है, और उस पोस्टर में बड़ा सा छेद हो जाता है। और नॉर्टन जब उस पोस्टर को हटाकर देखता है तो उसे वहाँ एक बहुत ही बड़ी और गहरी सुरंग मिलती है, और ये सुरंग देखकर नॉर्टन, गार्ड्स और रेड सभी की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ जाती हैं। सुरंग को ट्रैक करने के लिए नॉर्टन अपनी पूरी पलटन भेजता है, पर उन्हें एंडी तो बिल्कुल नहीं मिलता। पर उन्हें मिलते हैं एंडी के कुछ बदबूदार कपड़े, एक नहाने का साबुन और एक टूटा फूटा रॉक हैमर। और तब जाकर रेड को रियलाइज़ होता है कि आखिरकार एंडी कैसे भागा। शॉशैंक में एंडी के पास टाइम की कोई कमी नहीं थी। जब एंडी ने रेड से रीटा हेवर्थ का पोस्टर और रॉक हैमर मंगवाया था, तभी से उसने ये सुरंग खोदना शुरू कर दिया था। और एंडी को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 20 साल लगे थे इस सुरंग को खोदने में। जब नॉर्टन ने टॉमी को मार डाला, तब एंडी को रियलाइज़ हो गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। और उस रात नॉर्टन की ऑफिस से निकलते हुए एंडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए थे। अपने सेल में आकर एंडी ने वो डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें एक प्लास्टिक बैग में रख दिए, और उस बैग को एक रस्सी से अपने पैरों पर बांध दिया, और उस सुरंग से अपने सेल से बाहर निकल गया। इसके बाद एंडी ने एक बड़े से पत्थर से गटर की पाइप तोड़ी, और पूप और यूरिन से भरी उस पाइप में 1 किलोमीटर तक रेंगते हुए आगे बढ़ा। और काफ़ी देर तक हाथ पैर मारने के बाद एंडी आखिरकार शॉशैंक से बाहर निकल जाता है। इसके बाद क्या था? एंडी रैंडल स्टीवंस बनकर बैंक में जाता है। वहाँ से वो नॉर्टन के सेव किए हुए सारे ब्लैक मनी को विड्रॉ कर लेता है, और तो और वो नॉर्टन के खिलाफ सारे सबूत पुलिस तक पहुँचा देता है। पर नॉर्टन की अकड़ कहाँ कम थी। इससे पहले कि पुलिस नॉर्टन को अरेस्ट करे, वो सुसाइड कर लेता है। इतना सब होने के बाद एंडी शॉशैंक के सारे प्रिजनर्स की आंखों में एक मिस्टीरियस हीरो, एक मसीहा बन गया। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो प्रिजन से भागने में कामयाब हुआ था, पर इसलिए क्योंकि 20 साल प्रिजन में बिताने के बावजूद उसने कभी भी प्रिजन को अपना जज्बा तोड़ने नहीं दिया था। एक तरफ रेड एंडी के लिए काफ़ी खुश था, पर दूसरी तरफ उसे एंडी की याद भी बहुत आती थी। रेड को प्रिजन में 40 साल सज़ा काटने के बाद पैरोल पर शॉशैंक से रिहा कर दिया जाता है। और ब्रुक्स की तरह बाहर की दुनिया में सिर्फ कुछ ही दिन बिताने के बाद रेड को रियलाइज़ हो जाता है कि इस नई दुनिया में वो शायद फिट नहीं हो पाएगा, और शॉशैंक में वापस जाने के कई खुराफाती आइडिया उसके दिमाग में आने लगते हैं।
पर यह सब करने से पहले उसे एंडी से किया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा करना था। और रेड बक्सटन में उस ब्रिक वॉल से कवर्ड हेफील्ड में पहुंच जाता है और वहां जाकर उस ओक ट्री के नीचे वो ब्लैक वॉल्केनिक पत्थर ढूंढता है जिसके बारे में एंडी ने उसे कहा था। और उस पत्थर के नीचे उसे एक मेटल बॉक्स मिलता है जिसके अंदर रेड को कुछ पैसे और एक लेटर मिलता है। ऑब्वियसली वो लेटर एंडी का होता है जिसमें उसने अपना पता लिखा होता है जो मैक्सिको के कोई बीच का होता है। और रेड एंडी से मिलने निकल पड़ता है। रेड एंडी से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड होता है कि शॉशैंक से निकलने के बाद पहली बार रेड अपने आप को फाइनली एक फ्री मैन महसूस करता है। और फाइनली वो दोनों मिल जाते हैं। दी एंड। सो फोक्स, ये थी द शॉशैंक रिडेम्पशन की स्टोरी। ये मूवी एक मास्टरपीस है। इसमें बताया है कि ये जो होप है ना भाई, कमाल की चीज़ होती है। इससे आप वंडर्स अचीव कर सकते हो। और एंडी ने इस मूवी में एक बहुत ही बढ़िया लाइन बोली है, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग। मतलब या तो हम अपनी लाइफ के फेलर्स याद कर करके अपनी पूरी ज़िंदगी एक विक्टिम की तरह काट सकते हैं या फिर हम हमारा एक एस्केप प्लान कर सकते हैं। द चॉइस इज़ योर्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।